Once again, good morning, friends. Good morning, dear students. Once again, I am Ajay Chauhan. Wish you a very happy, cheerful, and beautiful morning. Yesterday, we covered a topic about the relation and function. Today's topic is some examples of type of relations and the basic concept of function. It is a very important topic, so please watch it very carefully. Please watch it very carefully again. इसे बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा, तो ये चीज़ आपको क्लासरूम में नहीं समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. जैसे मैंने बताया आपको कि आज का टॉपिक है हाउ टू चेक द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, और हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन. अब नेचुरली ये थ्योरी जो मैंने आपको समझाई, आपको क्लासरूम में एग्जाम में क्वेश्चन करना है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि बाकी क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाते हैं. आप इस पर ध्यान दीजिएगा. इस क्वेश्चन पर सपोज करो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. डिटरमाइन करना है, बताना है हमें कि जो रिलेशन दी हुई हैं, ये क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये या तीनों हैं, ये बताना है हमें. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, इसके कई पार्ट दिए हैं. फर्स्ट पार्ट ये है रिलेशन आर इन द सेट ए दैट इज 1 2 3 डैश 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 अप टू 14 डिफाइन एज, ये रिलेशन है, इस पर डिफाइन एट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन एनसीईआरटी की 1.1 में देख सकते हैं. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता देते हैं. सिंपल सी बात है कि सपोज करो हमने लिखा फॉर रिफ्लेक्सिव. पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं हम इसको. फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव नाउ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको समझा रहा हूँ. उसमें दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, गिवन है कि सेट ए जो दिया है आपके पास, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है सेट ए है जो है वो 1 2 3 अप टू 14 तक है. ये सेट ए हमारे पास गिवन है, और रिलेशन जो हमारे पास गिवन है वो रिलेशन हमारे पास गिवन है जो कि सामने है आपके. फिर से मैं एक बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए. आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, लेकिन आप समझ लो एक बार ढंग से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको. इक्वल टू 0. ये अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा. ये सबसे मस्ट स्टेप है हमारे लिए. इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा. मतलब इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब इसे रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन हमें निकालनी होगी. तो रिलेशन निकालने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक सरल तरीका दिया है. कैसे करते हैं हम रोस्टर फॉर्म में चेंज, बता रहा हूँ मैं आपको कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है. इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x. अब जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो यूज रिलेशन आएगी हमारी, वो इस तरह से आएगी. देखिएगा, मेरी तरफ समझिएगा. यदि मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 x1 लूँ, x मैंने 1 लिया, तो 3 1 जा 3 आएगा. देखते जाना, समझते जाना बिल्कुल ढंग से. अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिया, यहाँ पर x2 लिया, यहाँ 2x2 है, x2 मैंने यहाँ लिया y इक्वल टू 3x में, तो यहाँ पर 2 आएगा और 6 आएगा. ये ए बी की फॉर्म में चल रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं. दीज आर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक. अब सपोज करो मैंने x इक्वल टू 3 लिया, तो नेचुरली जब मैं x इक्वल टू 3 लूँगा तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा. ये आप समझ रहे होंगे. 3 3 9, 3 3 9, y इक्वल टू 3x. ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें बताने की नहीं है, लेकिन क्लासरूम में जब बच्चों को डायरेक्ट लिख दी जाती है तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती हैं. अब x इक्वल टू मैंने 4 लिया, 3 की जगह मैंने 4 लिया, तो जब मैंने x की जगह 4 लिया तो 4 3 12. अब आपको लग रहा होगा डैश 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 4 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 भी आएगा. अब सपोज करो मैंने x इक्वल टू 5 लिया. ये बात को ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना.
5 लिया तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस सेट को देखिए, इस सेट में एलिमेंट 14 तक हैं, 14 तक, ये 15 बिलोंग ही नहीं करता है, तो हमें इस ऑर्डर पेयर से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। ये छोटी सी बात आपको समझा दी गई है, जबकि बोर्ड पर नहीं समझाई जाती, इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 सारे ले सबको बना, नहीं, 14 तक लास्ट लिमिट है, तो 14 के बाद 12 के बाद 15 आ रहा है, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात, हमारी जो आर रहेगी वो केवल इतनी रहेगी, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब मैंने इसे कहा था कि मैं इसको रिफ्लेक्सिवली चेक कर रहा हूँ। अब रिफ्लेक्सिवली जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ इसमें या इसमें मुझे दिख रहा है कहीं सब सेट में कि हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव मीन्स एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट को सिर्फ इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है, आप देखिए कहीं भी इस सेट में ऐसा नहीं दिख रहा है, ये केस कहीं नहीं आ रहा है कि ए नॉट बिलोंग टू आर, कहीं नहीं है ऐसा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम सही। सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट। अब रिफ्लेक्सिव बार बार लिख लेना इसको, आप एक काम करें, रिफ्लेक्सिव को आर एफ समझें, आर एफ, इट इज़ नॉट आर एफ, आप लिख दूंगा इट इज़ नॉट आर एफ, समझाना कि रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ नॉट आर एफ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ वी चेक फॉर सिमेट्रिक, यस, सिमेट्रिक की मैं आपको बताऊँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देना आप SYM। अब आप SYM को सिमेट्रिक समझना हमेशा, इसके लिए हमने चेक किया, ये है आपका रिलेशन, ठीक। अब सिमेट्रिक रिलेशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आप इन सभी ऑर्डर पेयर पर गौर कीजिए, ऑर्डर पेयर पर गौर कीजिए, आपका कंसंट्रेशन ऑर्डर पेयर पर रहना चाहिए, ये कैलकुलेटेड पार्ट नहीं है, आपको गुणा भाग नहीं करना है। देखिए ऑर्डर पेयर देखिए, 1 3 है, 1 3 है, 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है, 1 3 इज बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर। क्या कहीं आपको दिख रहा है कि बी ए बिलोंग टू आर? कहीं क्या आपको दिख रहा है कि 3 1 बिलोंग टू आर? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा आपको, बट 3 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। मैंने बताया था, सिमेट्रिक की डेफिनेशन में बताया था मैंने आपको कि ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होता है। इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने कहा था क्या लिख रहा हूं मैं, SYM, SYM से समझ जाना सिमेट्रिक, टाइम बचाने का तरीका है सिमेट्रिक। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक। अब हमारे पास बची एक और लास्ट, क्या बची, ट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव के लिए अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो रिलेशन तो वही रहेगी, R इक्वल टू, और रोस्टर फॉर्म में चेंज जरूर करना है, वही रहेगी 1 3 2 6 3 9 4 12, वही रहेगी, सेम रहेगी रिलेशन, ठीक। अब हमने इसमें एक चीज़ देखनी है, सबसे पहले इसमें वो पेयर देखना है, एक 1 3 और 3 कहाँ आ रहा है, 3 9। हम इन दो पेयर पे गौर करें, क्यों कर रहे हैं, सिमेट्रिक में आप याद करिए ये सिमेट्रिक नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसिटिव के लिए बता रहा हूँ।
फॉर ट्रांसिटिव लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर ट्रांसिटिव। फॉर ट्रांसिटिव के लिए मैं TRN यूज़ करूँगा। चलो ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव के केस में आपको डेफिनेशन में फिर से रिवाइज करता हूँ कि ट्रांसिटिव का केस होता था AB बिलोंग टू R, इफ AB बिलोंग टू R एंड BC बिलोंग टू R, इफ ओनली AC बिलोंग टू R, तो AC बिलोंग टू R भी होना चाहिए। यदि AB बिलोंग टू R है और BC बिलोंग टू R है तो AC बिलोंग टू R भी होना चाहिए। ये सिमेट्री की कंडीशन है। तो सिमेट्री की कंडीशन को चेक करने के लिए हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर पर, और किन ऑर्डर्ड पेयर पर जाएगा इस बात को ध्यान रखें, AB और BC पर। यहाँ पर AB और BC, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हमारा कंसंट्रेशन इस पर जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1,3 जो है AB है, सपोज करो 1,3 बिलोंग्स टू R, AB B, A है, सपोज ये A है, ये B है, B3 है, तो ये भी B3 है, ध्यान रखो, और ये C है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, मैंने बता रहा हूँ, मैंने उन्हीं पर टिक लगाया है। ये थोड़ा सा कठिन लगता है, मैंने उन्हीं पर टिक लगाया है जहाँ पर B मुझे सेम दिख रहा है, 3 3 दिख रहा था B, तो 1,3 बिलोंग टू R, ठीक। AB बिलोंग टू R एंड BC भी बिलोंग टू R कर रहा है, 3 9, BC बिलोंग टू भी R कर रहा है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन क्या आपको कहीं AC बिलोंग टू R दिख रहा है? अगर ये A है, ये B है, AB, ये B है, ये C है, तो आपको कहीं 19 दिख रहा है इसमें? कहीं 19 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 19 नहीं दिख रहा है इसमें, 19 नहीं दिख रहा है इसमें बट 19, ये 9 है एक्चुअली में, इज नॉट बिलोंग टू R। फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको, डेफिनेशन के बेस पर समझा रहा हूँ। डेफिनेशन को बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि डेफिनेशन आपको खुद लर्न हो जाए। ट्रांसिटिव के लिए डेफिनेशन सिंपल थी, इफ AB बिलोंग टू R एंड BC बिलोंग टू R, तो AC बिलोंग टू R भी होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। और पेयर मैंने कौन से चूज़ किए? पेयर मैंने वही चूज़ किए जिसमें मुझे दिख रहा था कि B सेम हो, AB BC, B सेम था, तो मुझे AC ढूंढना था, AC नहीं मिला। एकदम क्लियर है ये बात। सो इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव। मैंने समझा कि इतनी डिटेल में कोई समझाएगा आपको। क्वेश्चन करना अलग बात है और हर चीज़ को बारीकी से समझाना अलग बात है। इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव। अब आप सो हैंस नाउ हम कह सकते हैं, हैंस दिस रिलेशन ऑन सेट ए, जो कि सेट ए पर थी, दिस रिलेशन को मैं R लिख रहा हूँ ओनली, नाइदर सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric and not transitive। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं लगा रहा हूँ लाइन, आपको ये ऊपर तो यहाँ की लाइन गई थी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है। अब ये ज़रूरी नहीं कि तीनों केसेस में ये नो निकलें। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकती थी,
हो सकता है सिमेट्रिक नहीं हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन मोर टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत सिंपल सी बात है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? सीधी सी बात है, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हम लिखेंगे इफ़ अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सच रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन ई आर। मैंने ई आर लिख दिया है इक्विवेलेंट के लिए। सिंपल सी बात है। ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट, शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। ओके, नाउ इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आज से शुरू हो रहा है, वो है फंक्शन। फंक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो फंक्शन की मैं डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी हुई है वो आपकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा। फंक्शन कभी कभी लिखा होता है फंक्शन और मैपिंग। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अ फंक्शन इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एवरी एलिमेंट पर मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना, इसका कोई अर्थ निकलेगा। A function is a mapping from set A to B in which every element of set A must have image in set B. सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में होना चाहिए। और अगर सरल भाषा में कहें तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप्ड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया मैपिंग। अब फंक्शन इज अ मैपिंग। ये मैपिंग, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मैपिंग क्या है। चलिए मैं आपको ये मैपिंग यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे से वर्ड में। सपोज करो यहाँ पर ये कोई सेट है ए, छोटा सा सेट ले रहा हूँ मैं आपके लिए। ए है, एक सेट बी है, बी है, और मान लो मैपिंग इज ऑल्सो फंक्शन। मैपिंग इज अ फंक्शन, तो उसको हम लिखेंगे एफ सच दैट फंक्शन ए टू बी। सपोज इसमें एलिमेंट है 1 2, यहाँ है एक्स वाई। इसमें 1 की इमेज एक्स के साथ में है, 2 की इमेज वाई है। तो सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड मैपिंग। इस तरह की फॉर्मेशन को मैपिंग कहते हैं। और 1 इज रिलेटेड विथ एक्स, 1 की इमेज एक्स है, 2 की इमेज वाई है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स की प्री इमेज 1 है और वाई की प्री इमेज 2 है। तो सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड मैपिंग। अ फंक्शन इज अ मैपिंग एंड दिस इज मैपिंग। एक ये डेफिनेशन क्लास रूम में आपको किताब बुक में एकदम अलग मिलेगी, लेकिन ये एकदम करेक्ट है। आप इसे लिख कर आएंगे, इसे कोई गलत नहीं कह सकता। नोबडी कैन से दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ एक्सपीरियंस्ड। ये मेरे एक्सपीरियंस की बनाई हुई डेफिनेशन है। तो मैपिंग भी क्लियर हो गई आपकी। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट टू बी इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज इन बी। मतलब सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में होना चाहिए। एग्जांपल से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक सेट बनाया, ये सेट ए, एक और सेट मैंने बनाया सेट बी, ये ए है, ये बी है, मैपिंग ए टू बी है सपोज़ करो। ठीक, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल लिया 1 2 3, 1 2 3। सपोज़ यहाँ मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। ठीक, तो ये फंक्शन है। चूंकि ये फंक्शन है, 1 की इमेज एक्स है, 2 की इमेज वाई है, 3 की इमेज जेड है। तो एवरी एलिमेंट, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है सेट बी में। यही डेफिनेशन कहती है कि मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैंने कहा था एवरी एलिमेंट, यहाँ एवरी 1 2 3 एवरी एलिमेंट हुआ, 1 2 3 हर एलिमेंट है ऑफ सेट ए
मस्ट हैव इमेज इन सेट बी, सेट बी में इमेज है, 1 की इमेज x है, 2 की इमेज y है, 3 की इमेज z है। तो ये एक फंक्शन हुआ तरीका, तो इसे हम इस तरह भी लिखते हैं, ये फंक्शन हुआ a टू b। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर? आप कहें कि हाँ एक बात और बता दूं मैं, इसमें जो सेट ए है, सेट जो ए है यहाँ पर, जो सेट ए है, इस सेट ए को हम कहते हैं डोमेन, डोमेन कहते हैं। और इसमें जो सेट बी है, यहाँ पर जो सेट बी दिया हुआ है, इसे हम कोडोमेन कहते हैं। ये बात भी बताने लायक थी, ठीक, ये बात भी बताने लायक थी। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक, एक फंक्शन हुआ। अगर मैं आपको ना वन एनदर एग्जांपल, एक और, सपोज करो एक सेट है, इसका नाम हमने पी दे दिया, सपोज करो। एक और सेट है क्यू, क्यू, इसमें एलिमेंट फिर से हमने ले लिए 1 2 3, 1 2 3। यहाँ हमने एग्जाम्पल ले लिए एक्स वाई जेड। 1 की इमेज x के साथ है, 2 की इमेज y के साथ है, यही है। और यहाँ इस डायग्राम में सपोज करो यही इतना ही डायग्राम है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट P के, मतलब सेट A सपोज करो इसको, अब आप इसको ए बी ही मान लीजिए, अब इसको आप ए बी ही मान लीजिए, ए बी। सेट A के सभी एलिमेंट की इमेज नहीं है, 3 बच रहा है, यहाँ पर 3 की कोई इमेज नहीं है। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट एवरी एलिमेंट पे मैंने लाइन लगाई थी, हमारी डेफिनेशन कहती है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए बी के साथ। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब सपोज करो थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको। सपोज करो ये एग्जांपल हमने फिर से लिया, एक सेट बनाया हमने, एक और सेट बनाया हमने। यहाँ फिर हमने लिया 1 2 3 एक्स वाई जेड, जेड है, दिस इज जेड, जेड। सपोज करो 1 की इमेज एक्स है, 2 की इमेज भी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और 3 की इमेज वाई है, ये ए है, ये सेट बी है। अब आप देखिए कि सेट ए के हर एवरी एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज है। हालांकि 1 की इमेज भी एक्स है, 2 की इमेज भी एक्स है। ये चीज़ आपको जब हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, इसको भी हम फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ फिर वही, ए जो है वो डोमेन है, बी जो है वो कोडोमेन है। इसलिए हम इसको बार बार फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पहले लिख दिया है। तो ये भी फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपके सामने सब कुछ आ जाए, एकदम ठीक ढंग से आ जाए। सपोज बिकॉज अ फंक्शन इज अ मैपिंग, एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगेन एक सेट है कोई ए बी, इसके एलिमेंट ए बी सी है, सपोज करो ए बी सी है। यहाँ एलिमेंट 1 2 3 है, 1 2 3 है। सपोज करो बी जो है वो 2 से रिलेटेड है, ठीक, और सी की इमेज भी 2 से रिलेटेड है। सपोज करो ये एक डायग्राम ऐसा दिया है, आपको दिख रहा है आपका डायग्राम। क्या आपको इसमें दिख रहा है कि ए के सभी एवरी एलिमेंट क्या एवरी एलिमेंट की इमेज है बी में? नहीं, ए छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ है। मैं फिर से जा रहा हूँ डेफिनेशन में कि ए के एवरी एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन।
मैंने आपको एकदम डिटेल्ड, मैंने आपसे कहा था कि मेरी क्लास कंसेप्ट क्लास है, डिटेल्ड क्लास है, एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको, बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगी आपको। नाउ फंक्शन में रेंज के बारे में थोड़ा सा अलग हटकर है, उसको समझिएगा आप। द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। अब आप समझिए क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखिएगा जल्दी से। मैं मैपिंग बनाई, मैंने आपको लिया तो ए है, सेट ए है, ये सेट बी है। मान लो मैंने एलिमेंट लिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ मैंने लिए ए बी सी। सपोज करो मैंने रिलेट किया 1 की इमेज जो है वो ए है, और सपोज करो 2 की इमेज भी है वो भी ए है, और यहाँ पर हमने सपोज किया 3 की इमेज जो है वो सी है। तो इसमें इमेज, द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। तो इमेजेस कहाँ हैं? बी की तो कोई इमेज है नहीं है, इमेज किसकी है? ए की और सी की है। 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी बी है। ये बात ये आप आगे समझ जाएंगे, ये आप जब पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन में तो बहुत क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए उसकी। लेकिन इमेज तो है, तो इमेज किसकी है? केवल ए और सी की। तो रेंज का सेट क्या हुआ? रेंज का सेट जो हुआ वो हुआ ए कॉमा सी, सिंपल। और यदि हम भी बताऊं डोमेन के, कोडोमेन क्या होगा इसका? कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी होता है, बताया था मैंने आपको पहले भी। तो कोडोमेन का सेट क्या हो जाएगा ये आप जानते हैं, कोडोमेन हो जाएगा ए बी सी, ये कोडोमेन हो जाएगा। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये डोमेन और कोडोमेन और रेंजेस क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो सेट ऑफ इमेजेस होता है, इमेजेस का जो सेट होता है वो रेंज होता है। लेकिन किसी किसी केस में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार बता दूँ आपको, यहाँ पर स्टार ला के बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिएगा। किसी किसी केस में कोडोमेन और रेंज बराबर भी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी किसी केस में स्टार लगाया मैंने, कभी कभी कोडोमेन, आप अभी मैंने कहा रेंज अलग होती है, कोडोमेन अलग होता है, लेकिन किसी किसी केस में, इन सच केसेस में, सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एक सेट बनाया मैंने, तो मैपिंग बनाई मैंने आपकी, सेट लिया मैंने ए, यहाँ ए टू बी है। वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ फिर भी, ए टू बी, बी ए टू बी। सपोज करो एलिमेंट हो गया इसके अंदर ए बी सी, यहाँ मैंने लिया 1 2 3, ए की इमेज 1 है सपोज, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। तो द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज, इमेजेस क्या हैं? इमेजेस क्या हैं? 1 2 3 इमेजेस हैं। तो रेंज क्या हुई? रेंज क्या हुई यहाँ पर? 1 2 3। और कोडोमेन क्या होता है? सेट भी होता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अभी तक ये चैप्टर ख़त्म कर चुका होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बहुत टाइम दे रहा हूँ। कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन सेट भी होता है। तो सेट भी क्या है? सेट भी आप देखिए क्या है, सेट भी क्या है? 1 2 3। तो यहाँ दोनों बराबर हैं। तो इस केस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत, ये कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। तो अब आप सेट के में रेंज, कोडोमेन और डोमेन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया है। सिंपल सी भाषा में याद रखिए आप, रेंज, द सेट ऑफ इमेजेस कॉल्ड रेंज। जो इमेजेस का सेट होता है उसे हम रेंज कहते हैं, सीधी सी बात, खत्म हुई बात। और कोडोमेन क्या होता है? सेट भी कोडोमेन होता है। लेकिन किसी किसी केस में कोडोमेन और रेंज सेम होते हैं, जिस तरह ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया है। नाउ वी ऑलरेडी टॉट मैनी थिंग्स अबाउट फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। मैंने आपको अभी सब कुछ सॉल्व किया, एग्जांपल देके समझाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल छोटा दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, सुनिएगा।
जब आप कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसकी स्टोरी आपको 4 दिन बाद तक याद रहती है, 5 दिन बाद तक याद रखिए। क्या क्या आपने उसको याद किया था? नहीं, आपने उसको विजुअलाइज किया था, आपने उसको आंखों से देखा था, तो विजुअलाइजेशन हमारे ब्रेन में बस जाता है। ठीक इसी तरह से मैं आपको एक नए तरीके से बता रहा हूँ, जिससे आप फंक्शन, डोमेन, रेंज के बारे में पूरी तरह से एक पिक्चर बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। बड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस पर। देखिए, सपोज एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। एक डायग्राम है, सपोज करो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये फिल्म है, आपको एक फिल्म दिखा रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर जो है, सपोज करो ये फंक्शन इज अ मशीन। आप एक बात मानिए, मानो कि एक मशीन है, ये डायग्राम जो है एक मशीन है, एक मशीन है, मशीन MACHINE, फंक्शन। तो फंक्शन इज अ मशीन, एक तरह का मशीन है, ये पूरी एक मशीन है। इस मशीन में जो हम इनपुट डालेंगे, मशीन के अंदर हमने इनपुट आउट डालते हैं, रॉ मटेरियल कहलाता है इनपुट, जिसको हम कहते हैं इनपुट, रॉ मटेरियल, इनपुट डाला। सपोज करो हमने इसमें प्लास्टिक डाला, प्लास्टिक, मशीन के अंदर हमने इनपुट डाला प्लास्टिक। मशीन ने फंक्शन, मशीन का फंक्शन, फंक्शन तो करता, फंक्शन का मतलब काम करना, किसका फंक्शन क्या है, मशीन का फंक्शन। मशीन ने फंक्शन से हमको आउटपुट दिया, या आउटपुट है, आउटपुट दिया। इससे प्लास्टिक के टॉय, खिलौने बन गए। फिर से समझिए, फिल्म, ये एक मशीन है, एक मशीन है। इस मशीन में हमने इनपुट प्लास्टिक, एक रॉ मटेरियल डाला मशीन के अंदर, मशीन ने अपना फंक्शन किया, उस फंक्शनिंग से हमें आउटपुट मिला, वो हमें टॉय मिले, प्लास्टिक के टॉय मिले, टॉय भी प्लास्टिक के मिलेंगे, प्लास्टिक टॉय मिले हमें। नाउ इसी तरह से जो फंक्शन जो होता है वो एक इसी मशीन की तरह होता है, बिल्कुल इसी मशीन की तरह होता है। फंक्शन मशीन में जो हम इनपुट डालते हैं, जो हम इनपुट डालते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। जो भी हम इनपुट डालते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। और जो हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट जो मिलता है, इनपुट को मैंने एरो लगा दिया यहाँ पर ऐसे, और जो हमें आउटपुट मिलता है उसे हम रेंज कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो फंक्शन भी एक मशीन की तरह ही है। इस मशीन में जो भी हम इनपुट डालते हैं वो डोमेन कहलाता है, और उस रिलेशन के तहत जो भी आउटपुट निकलता है उसे हम रेंज कहते हैं। अब मैं आपको इसी चीज़ को एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोबारा फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको फिर से और समझ में आ जाए। सपोज करो हमने एक फंक्शन लिया है fx, वो फंक्शन है 3x + 2, 3x + 2, और जो फंक्शन है वो n to n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मैंने बताया था, n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। सपोज ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर आप समझते हैं ये डोमेन है D और ये कोडोमेन है। ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। CD कोडोमेन है, ये डोमेन है, कोडोमेन है। अब यदि मैं इसमें इनपुट डालूँ, मैंने कहा था इनपुट डोमेन होता है। अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा, F1, इनपुट F1, तो जो F1 जब मैंने डाला इस फंक्शन में, मशीन ने काम किया, तो मुझे क्या मिला डालने के बाद? 3 + 2 = 5 मिला। फिर मैंने इसमें एक और इनपुट डाला, सपोज F2 डाला मैंने इसमें, तो मुझे मिला 6 + 2 8। ये बात आप समझ रहे हैं ना? ये छोटी छोटी बात समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। F2 2 3 6 + 2 8, यहाँ इस x में रख रहा हूँ वैल्यू, इस x में, यहाँ F1 यहाँ 1 रखा था, 3 × 3 + 2 5। इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोई कुछ कमज़ोर बच्चे नहीं समझ पाते क्या हो रहा है, इसलिए बता रहा हूँ।
इससे अच्छी तरह इस धरती पर नहीं समझा जा सकता, मैं समझता हूँ। सपोज करो हमने डाला F3, हमने डाला इनपुट है, इनपुट है, इनपुट है। जब हमने 3 डाला तो 9 + 2 = 11 हो गया। इसी तरह से हम इनपुट डालते जाएंगे तो इनपुट क्या होता है, मैंने बताया था आपको यहाँ मशीन से। डायग्राम पे देखिए फिर से एक बार। इनपुट क्या होता है, डोमेन होता है। इनपुट डोमेन होता है। तो डोमेन का हो गया यहाँ पर, यहाँ इस केस में यहाँ से ये लाइन है, यहाँ पर ये इस लाइन को मत देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा यहाँ से। सो इसी तरह से हमने इस डायग्राम, इस एग्जाम्पल से समझा कि जो इनपुट हम डाल रहे हैं वो डोमेन है। सीधी बात, इनपुट हम डाल रहे हैं वो डोमेन। इनपुट हमने डाला था 1 2 3, ये डोमेन है। और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो रेंज है। आउटपुट में हमें जो मिला वो रेंज है, हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि रेंज हुई 5 8 11। तो ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी, मैं समझता हूँ। एक अच्छी मूवी मैंने आपको दिखाई, और इस मूवी का नाम आप समझ सकते हैं, फंक्शन। सो नाउ आई होप दैट टुडेज मूवी यू लाइक। मुझे आशा है कि आज की मूवी आपको अच्छी लगी होगी। एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय अजय सर। आप इसका रिवाइज फिर से कीजिएगा, एक बार फिर से दीजिएगा। सारी डेफिनेशंस मैंने बुक की बेस्ड की नहीं दी हैं। सारी डेफिनेशंस, सारे एग्जांपल्स खुद के एक्सपीरियंस के हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप ऑफ फंक्शन और उसके क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, एक बात फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यही मेरा गेन है, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा मनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।